आप सभी का हार्दिक स्वागत है इस एमपी पटवारी के वीडियो लेक्चर में। आज हम हिंदी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्वर सहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। यहाँ पर मिस्टेक है, सहित नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए स्वर रहित। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे लगाते हैं। स्वर रहित व्यंजन को लिखते समय उसके नीचे हलंत लगाते हैं। जिस व्यंजन के बाद यह चिन्ह लगा होता है उस व्यंजन में छिपा हुआ आ समाप्त हो जाता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सभी व्यंजनों में आ स्वर मिला हुआ होता है। कोई भी व्यंजन ले लेते हैं, जैसे का लिया तो का कैसे बनता है, इसमें आ स्वर मिला होता है। यदि हम आ को छिपा दें, इस स्वर को छिपा दें, तो क्या बचेगा, का बचेगा, और ये जो चिन्ह है ये क्या कहलाता है, हलंत कहलाता है। इसका सही आंसर क्या होगा, हलंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहा कहलाते हैं, ये अयोग बाह्य कहलाते हैं। अनुस्वार होता है और आहा क्या कहलाता है, विसर्ग कहलाता है। इनको क्या कहते हैं, अयोग बाह्य कहते हैं। तो थर्ड ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आहा आते हैं, ये भी यही है कि और आहा आते हैं, ये भी क्या है, अयोग बाह्य में आते हैं। अच्छा, और आहा को अयोग बाह्य क्यों कहते हैं? यदि हम बात करें और आहा की, ये ना तो स्वर है ना ही ये व्यंजन है। कहने का मतलब है कि स्वर और व्यंजन में जो गुण होते हैं वे गुण इनमें नहीं हैं। और अयोग बाह्य, जो ये शब्द है अयोग बाह्य, इसका मतलब होता है कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे। क्या होता है कि जैसे हम का को ही ले लें, का, इसमें क्या होता है, का में आ का योग होता है। जैसा कि अभी हम देखा है कि इसमें क्या होता है, स्वर आस्वर का योग होता है। आ स्वर से ये क्या होता है, मिलकर के बनता है। तो यहाँ क्या है, स्वर और व्यंजन का योग है। लेकिन जब हम कहा लिखते हैं तो इसमें विसर्ग का योग नहीं है, ये विसर्ग है, इसका योग नहीं हुआ है, फिर भी उच्चारित का के साथ ही होता है। हम इसको बोलते कैसे हैं, कहा, तो उच्चारित किसके साथ होता है, का के साथ होता है। इसलिए कहने का मतलब है कि योग ना होने पर भी जो साथ रहे वो क्या कहलाते हैं, अयोग बाह्य कहलाते हैं। और आहा क्या है, अयोग बाह्य में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज 10वीं की परीक्षा का यहाँ हमें बताना है क्या आएगा। आज 10वीं की परीक्षा का परिणाम आएगा, परिणाम का शुद्ध रूप रहेगा ये। सो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, राइट आंसर है। नेक्स्ट, सीमा ने कल काम नहीं किया था, इस वाक्य में हमें बताना है कि निपात, कौन सा निपात सही आएगा। तो निपात का मतलब क्या होता है, निपात का मतलब होता है कि किसी भी बात पर जोर देने के लिए जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं वही निपात कहलाते हैं। जैसे मत, ये ही, भी, क्या, ये सभी क्या हैं, निपात कहलाते हैं। यहाँ हमें बताना है कि सही निपात क्या आएगा। तो क्या आएगा यहाँ पर, सीमा ने कल भी काम नहीं किया था। फोर्थ ऑप्शन इसका सही आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा है। आनंद के पर्यायवाची शब्द हर्ष, प्रमोद,
उल्लास, प्रसन्नता, सुख, विनोद, ये सभी क्या हैं, आनंद के पर्यायवाची शब्द हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रमोद आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके सर पर चंद्रमा हो उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जिसके सर पर चंद्रमा हो उसके लिए क्या बोलते हैं, चंद्रशेखर। फोर्थ ऑप्शन क्या रहेगा, चंद्रशेखर। जो देने योग्य है उसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा है। जो देने योग्य है उसे क्या बोलेंगे, देय। नेक्स्ट है, परिच्छेद का संधि विच्छेद निम्न में से कौन सा है। परिच्छेद का संधि विच्छेद क्या रहेगा, परिधन छेद। ये कैसे आता है कि कोई भी, यदि हम बात करें किसी भी ह्रस्वर की, ह्रस्वर में क्या क्या आ जाते हैं, आ, ई, उ, री, ये सभी क्या है, ह्रस्वर हैं। तो कोई भी ह्रस्वर हो या फिर क्या हो, आ हो, तो किसी भी ह्रस्वर या आ के बाद यदि छा आ जाए तो क्या होता है कि जो ये छा है इससे पहले चा जुड़ जाता है। जैसे हम देखें, अनु, धन, छेद, यहाँ पर क्या हुआ है, ये क्या आया है यहाँ पर, उ, और यहाँ पर क्या है, छा है। उ क्या है, ये ह्रस्वर है, तो इन दोनों का जब मेल होगा तो क्या बनेगा, छा के पहले आधा चा ये जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। बस ऐसे ही क्या आया गया, परिच्छेद। ऐसे ही क्या आ जाएगा, वि, धन, छेद, विक्षेद। तो यहां पर राइट आंसर क्या होगा, थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयोग का विलोम शब्द निम्न में से कौन सा है। संयोग, संयोग का मतलब क्या होता है, संयोग मतलब मिलना, तो इसका विलोम क्या होगा, बिछुड़ना। बिछुड़ना को क्या बोलेंगे, वियोग। तो यहाँ पर क्या आएगा, राइट आंसर वियोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अना प्रत्यय से बना शब्द निम्न में से कौन सा है। अना प्रत्यय से बना शब्द क्या है, वंदना। इसमें क्या हुआ है, वंद अना। तो यहाँ पर क्या है, इसमें ये अना प्रत्यय लगा हुआ है। अना क्या है, एक प्रत्यय है, लेकिन कौन सा प्रत्यय है, कृत प्रत्यय है। ये क्या है, कृत प्रत्यय है। और कृत प्रत्यय कहलाते क्या हैं, जो प्रत्यय क्रिया के मूल रूप से जुड़ जाते हैं वही क्या कहलाते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, फर्स्ट ऑप्शन है जो कि क्या है, वंदना। नेक्स्ट क्या है, चंद्रभाल शब्द में निम्न में से कौन सा समास है। चंद्रभाल का समास विग्रह, चंद्रमा है माथे पर जिसके, मतलब कौन, भगवान शंकर। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास वो समास होता है जिस समास में दोनों पद प्रधान नहीं होते हैं लेकिन दोनों पद मिलकर किसी अन्य विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहे होते हैं, तो वहाँ क्या होता है, बहुव्रीहि समास होता है। इसलिए यहाँ पर क्या है, बहुव्रीहि समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाक पर गुस्सा करना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, मतलब तुरंत क्रोध। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सामाजिक का शुद्ध रूप निम्न में से कौन सा है? सामाजिक इसका शुद्ध रूप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। इन पंक्तियों में निम्न में से कौन सा रस है? यहाँ पर बात किसकी हो रही है? सिंधु नदी में उठने वाली लहरों के बारे में बताया है। तो देखते हैं हम क्या बताया है। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, मतलब सिंधु नदी की लहर गरजती हुई ऐसे चली आ रही है जैसे कुटिल काल का जाल बिछा दिया गया हो। आगे लिखा है, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए व्यालों सी। फैन, फैन क्या है? फैन का मतलब होता है झाग, जैसे कि साबुन का झाग होता है, बिल्कुल वही झाग। और व्यालों, व्याल का मतलब क्या होता है? सांप। तो यहाँ आगे बोला है कि जैसे फन फैलाए सांप जहर उगलते हुए चले आते हैं, ठीक उसी प्रकार सिंधु नदी की जो लहर है वो भी झाग उगलती हुई चली आ रही है। इन पंक्तियों में सिंधु नदी से उठने वाली लहरों के विकराल रूप की अभिव्यक्ति हुई है। इसलिए यहाँ पर क्या है? बिल्कुल यहाँ पर क्या होना चाहिए? भयानक रस। तो इसका राइट आंसर क्या है? भयानक रस। भयानक रस का स्थायी भाव क्या होता है? भय होता है। जब भयंकर प्राकृतिक दृश्यों को देखकर अथवा प्राणों की विनाशक बलवान शत्रु को देखकर या उसका वर्णन सुनकर भय का भाव उत्पन्न होता है, जब मन में भयानक रस की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भ्रंग। तो यहाँ पूछा है कि अलंकार कौन सा है यहाँ पर? तो ये जो दोहा है तुलसीदास जी की प्रसिद्ध ग्रंथ श्री रामचरितमानस से लिया गया है। और यहाँ पर जब भगवान श्री राम धनुष तोड़ने के लिए मंच पर पहुँचते हैं तो उस समय का वर्णन यहाँ किया गया है। उदित का मतलब होता है प्रकट होना, निकलना। उदयगिरी, उदयगिरी यह एक पर्वत है जिस पर सूर्य की किरण सबसे पहले पड़ती है। तो यहाँ बताया गया है कि श्री राम उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, श्री राम जैसे ही उस मंच पर, वो मंच जो कि धनुष तोड़ने के लिए बना है, वहाँ पर पहुँचते हैं तो मंच वो इतना विशाल लगता है कि उदयाचल पर्वत के समान हो। और ऐसा लगता है, यहाँ लिखा है रघुवर बाल पतंग। रघुवर कौन है? श्री राम। बाल मतलब छोटा, मतलब बालक। और पतंग क्या है? सूर्य का पर्यायवाची है यहाँ पर, तो पतंग क्या हो जाएगा? सूर्य। तो ऐसा लग रहा है जब भगवान राम उस मंच पर पहुँचते हैं तो वो मंच इतना विशाल है कि उदयाचल पर्वत के समान लग रहा है। और ऐसा लग रहा है कि इस पर्वत के पीछे से बाल सूर्य प्रकट हो गया हो।
आगे लिखा है, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। विकसे का मतलब होता है खिल गए, संत सरोज मतलब होता है संत रूपी कमल, लोचन, लोचन मतलब नेत्र होता है, और भृंग का मतलब होता है भंवरा। जैसे ही वो पहुंचते हैं, सभा में बैठे हुए सभी संत ऋषि ठीक उसी प्रकार खिल उठे जैसे कि प्रातः काल होने पर तालाब में कमल खिल उठते हैं, हर्षे लोचन भृंग। और यहाँ पर उनके नेत्र जो हैं भंवरों के समान प्रसन्न हो उठे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है रघुवर बाल पतंग। यहाँ पर रघुवर जो है वो कौन है? भगवान श्री राम। तो ये क्या है? उपमेय है। रघुवर क्या है? उपमेय है। और बाल पतंग क्या है? उपमान है। उपमेय समझते हैं ना? जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं, और जिससे तुलना की जाए उसे उपमान कहते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर क्या हुआ है कि रघुवर उपमेय है और बाल पतंग जो है वो क्या है? उपमान है। तो इस दोहे में क्या हुआ है? उदयगिरी पर मंच का, रघुवर पर बाल पतंग का, संतों पर सरोज का, एवं आगे हम देखें तो लोचनों पर भौरों का अभेद आरोप होने से यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार है, जहाँ पर गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके पास कितना धन है? इस वाक्य का विस्मय बोधक रूप होगा। वह कितना धनी है? ये इसका फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? चमचमाता चंचल नयन, बिच घूंघट पर छीन, मानहु सुर सरिता बिमल जल, उछरत जुग मीन। छीन मतलब होता है महीन, बारीक, इसका मतलब होता है महीन। सुर सरिता गंगा, जुग का मतलब होता है दो, मीन मतलब क्या होता है? मछली। चमचमाता चंचल नया बिच घूंघट पट छीन मतलब बारीक कपड़े की, कपड़े के घूंघट की ओट से उसकी चंचल आंखें चमक रही हैं, मानो गंगा जी के स्वच्छ जल में दो मछलियां उछल रही हैं। मानहु, जैसे ही मानहु आ गया, इसका मतलब सीधा सीधा है कि वहाँ क्या होना चाहिए? उत्प्रेक्षा अलंकार। जब एक वस्तु में दूसरी वस्तु की संभावना की जाए, अर्थात एक वस्तु को दूसरी वस्तु मान लिया जाए, तो वहाँ क्या होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इन अलंकारों में क्या होता है? मानो, मनु, मनहु और जानो, जनहु, जनु जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ रसों में किस रस को रसराज कहा गया है? आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है, क्योंकि यही एक ऐसा रस है
जिसमें अन्य रसों के संचारी भाव भी समाहित हो जाते हैं। श्रृंगार रस का आधार हम सभी जानते हैं कि क्या है, स्त्री पुरुष का पारस्परिक आकर्षण है, जिसे काव्य शास्त्र में रति स्थायी भाव कहते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है? श्रृंगार रस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिन किस भाषा का उपसर्ग है? बिन जो है वो हिंदी भाषा का ही उपसर्ग है। बिन का मतलब क्या होता है? बिना, निषेध। तो यहाँ क्या है, बिन किस भाषा का उपसर्ग है? बिन जो है हिंदी भाषा का उपसर्ग है।